हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है डोरमेट कंपनीज। नाउ डोरमेट कंपनीज इज अंडर सेक्शन 455, राइट? वी ऑल नो दैट। आज जो मैं ये प्रोविजंस आपको सिखाने जा रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर ये प्रोविजन आप कहीं पर भी हो, कौन से भी एग्जाम लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इट्स SBEC, इट्स कंपनी लॉ, इट्स सेबी, इट्स EBCL, वट एवर इट मे बी। बाई चांस अगर डोरमेट कंपनीज का क्वेश्चन आ गया, एंड ऑब्वियसली आता ही है, कंपनी लॉ SBEC में ये फेमस है डोरमेट कंपनीज, राइट? एवरी वन और द अदर ईयर आ ही जाता है डोरमेट कंपनी से। सो रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू नो दिस प्रोविजंस। जितना प्रोविजंस मैंने यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूं वही आपको एग्जाम में लिखना है और वही नोट्स आपको याद रखना है। इससे ज्यादा इट इज नॉट नेसेसरी। अंडरस्टूड? यही आने वाला एग्जाम से। Okay, not wasting time, let's go into it. Dormant company. Now, what is the meaning of dormant company? Let's understand that, right? Where a company is formed and registered under this act as कोई भी कंपनी जो कि फॉर्म्ड हुआ हो या फिर रजिस्टर्ड हुआ हो अंडर विच एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। किस चीज के लिए फॉर्म किया हो? फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। ओके, नाउ जो प्रोजेक्ट आप लेने वाले हो इन फ्यूचर, बट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट नाउ, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल यू वांट टू परचेस अ कार आफ्टर 5 years। तो 5 years के बाद आप कार परचेस करोगे तो उसका पैसा अभी से आप जोड़ना स्टार्ट करोगे, राइट? अभी से आप जोड़ना स्टार्ट करोगे उसका पैसा, इजंट इट? सो तो आप प्रोजेक्ट एक्ट करना चाहते हो आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years आपको मतलब एम है कि एक प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे। तो फॉर दैट what are the requirements of that project? आप अभी से स्टार्ट करना चालू कर दोगे, राइट? बिकॉज फॉर दैट प्रोजेक्ट यू नीड अ कंपनी। ओके, नाउ यू हैव मेड अ कंपनी, राइट? नाउ यू हैव केप्ट इट एज अ डोरमेट कंपनी, राइट? बट वो कंपनी आप किस लिए इनकॉर्पोरेट किए? फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, इजंट इट? नाउ फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप उस कंपनी को जस्ट एज एन एसेट और एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप बस एज ए प्रॉपर्टी और एन एसेट आप होल्ड करके रखना चाहते हो कि इन फ्यूचर कभी काम आ जा सकता है, राइट? इन फ्यूचर कभी काम आ जा सकता है ये कंपनी अपने को, फॉर दैट रीजन। ओके, नाउ एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और याद रखियो, डोरमेट कंपनी जो होते हैं ना, वहां पे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन? विल नो दिस ऑन अ लेटर स्टेज राइट नाउ, बट बिफोर दैट मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं कि डोरमेट कंपनी का मीनिंग क्या होता है। वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कोई भी कंपनी जो कि फॉर्म्ड किया हो और रजिस्टर्ड हो अंडर विच एक्ट? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, राइट? अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। फॉर व्हाट? फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट। फॉर ए, देखो कितना है, फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एज एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। बस 4 चीज आपको याद रखना है डोरमेट कंपनीज के डेफिनेशन में, बस खत्म, राइट? नाउ सच ए कंपनी और इनएक्टिव कंपनी, ऑब्वियसली डोरमेट कंपनी एक इनएक्टिव कंपनी है, राइट? अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो रहा हो, राइट? आपने बस होल्ड करके रख दिया उसको, तो इट्स एन इनएक्टिव कंपनी, राइट? तो इनएक्टिव कंपनी का डेफिनेशन मैं आपको अभी समझा दूंगा, राइट? बट पहले ये देख लेते हैं, सच ए कंपनी और इनएक्टिव कंपनी, डोरमेट कंपनी को कहा गया है यहाँ पे इनएक्टिव कंपनी, मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। आपको अगर डोरमेट कंपनी चाहिए होता हो, आपकी कंपनी को आप डोरमेट रजिस्टर करना चाहते हो, तो मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ ए डोरमेट कंपनी। तो आप रजिस्ट्रार को आप अप्लाई कर सकते हो फॉर व्हाट? फॉर द स्टेटस ऑफ अ डोरमेट का। अभी 2 डेफिनेशन अच्छे से समझ लेंगे, ओके? एक है अपना इनएक्टिव कंपनी का डेफिनेशन और एक है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, राइट? पहले इनएक्टिव कंपनी का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो एनी कंपनी, याद रखियो, कोई भी कंपनी विच, 3 पॉइंट बस खत्म, इनएक्टिव कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन। उस कंपनी में कोई भी बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशन ना होता हो, has not made any significant accounting transaction during last 2 consecutive financial year। पिछले 2 साल से वो कोई भी significant accounting transaction ना कर रहा हो, has not filed financial statement and annual return during last 2 consecutive financial year। लास्ट 2 साल से, पिछले 2 साल से वो financial statement भी फाइल नहीं किया और annual return भी फाइल नहीं किया। Understood? Those company is known as inactive company। Now
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। ये मतलब थोड़ा एक मिस्ट्री सा रह गया है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखो, इससे इजी डेफिनेशन और है ही नहीं कुछ। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होता है इन 4 ट्रांजैक्शन के अलावा। इन 4 ट्रांजैक्शन के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हो कंपनी में, वो सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस माना जाएगा। राइट नाउ, पहला कौन सा 4 ट्रांजैक्शन है देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो अपना फीस टू हुम, टू द रजिस्ट्रार, देन दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, याद रखियो। नेक्स्ट इज पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट में जो भी पेमेंट लिखा है, जिसके प्रोसीजर के हिसाब से आपको पेमेंट करना है, तो सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। यार, बिजली का बिल, अपना जो कंपनी है, अपना जो ऑफिस है, अभी ऑफिस का बिजली का बिल भर रहे हो, सो दैट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। नो हनी, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। अभी याद रखियो, अगर आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कहलाया जाएगा। राइट सो ये 4 ट्रांजैक्शंस के सिवा जो कोई भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, दैट इज रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या है, डोमेट कंपनीज में ये 4 ट्रांजैक्शंस होता होगा, ऑब्वियसली होता होगा ये 4 ट्रांजैक्शन। ये 4 ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई और ट्रांजैक्शंस नहीं होता होगा। डोमेट कंपनीज का बिजली का बिल नहीं भरोगे क्या आप? ऑब्वियसली भरने वाले हो। राइट सो ये 4 ट्रांजैक्शंस का जो है ना, ये इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होगा वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होगा। नाउ, डोमेट कंपनी में क्या कहा गया है? has no significant accounting transactions. Understood ना? Very clear about dormant company, inactive company, significant accounting transactions. बस यही में थोड़ा confusions रहता है बस स्टूडेंट्स को। बाकी अगर ये समझ में आ जाए, the next provisions are मक्खन। Let's go into it. Okay, पहला क्या है? पहला है प्रोसीजर। मैं आपको बता देता हूं कि what are the procedures for obtaining the status of a dormant company, right? Dormant company obtain करने के लिए, उसका status obtain करने के लिए what are the procedures? Now, a company can obtain status as a dormant company by 2 following ways. 2 तरीके हैं आपके पास, एकदम 2 तरीके हैं। अभी ये 2 तरीके फॉलो करके ही आपको द स्टेटस ऑफ ए डोमेट कंपनी ऑब्टेन करना पड़ेगा। पहला तो है आपके मन की इच्छा। अगर कंपनी का इच्छा कर रहा हो, कंपनी इज ऑफ द थॉट कि दे वांट टू बी अ डोमेट कंपनी, देन दे कैन ऑब्वियसली बी अ डोमेट कंपनी। दे कैन कंपनी अप्लाइंग सुओ मोटो, अपने आप से खुद से वो अप्लाई कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है आरओसी ने आपको बोल दिया कि बेटा आपकी जो कंपनी है ना, इट शुड बी रजिस्टर्ड एज अ डोमेट कंपनी। तो एक है आरओसी की मर्जी से और एक है कंपनी की मर्जी से। आरओसी की मर्जी से क्या है कि आरओसी कैन डिक्लेयर ए कंपनी एज डोमेट, राइट? आरओसी हैज द पावर टू डिक्लेयर ए कंपनी एज डोमेट। तो 2 वजह, मतलब 2 वेज है। राइट नाउ विल डिग इनटू इट कि ये 2 वेज कैसे मतलब पूरा होता है, इसका प्रोसीजर क्या रहता है। लेट्स गो। पहला प्रोसीजर, कंपनी का इच्छा कर रहा है, कंपनी ने सुओ मोटो मतलब आपके मन की इच्छा से, राइट? अपने आप ही। नाउ कंपनी अप्लाइंग सुओ मोटो टू द रजिस्टर। कंपनी ने इस बार रजिस्टर को अप्लाई किया कि सर मैं कंपनी हूं, मेरा जो कंपनी में है ना, उसमें ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना फिर वो एक्टिव है, वो इनएक्टिव कंपनी है। सो प्लीज आप ना मुझको डिक्लेयर कर दीजिए। तो उसका स्टेप क्या होता है? फॉर अ कंपनी टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार। लेट्स चेक ऑन दी स्टेप्स। ओके, पहला स्टेप होता है कंपनी शैल ऑब्टेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नाउ उसके जो कंपनी के ऑडिटर है, उस ऑडिटर से वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ले लेगा, राइट? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वो लेगा। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। उसको स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा, जहां पे उसको 3/4 शेयर होल्डर्स इन वैल्यू का, 3/4 शेयर होल्डर्स इन वैल्यू मतलब नॉट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर होल्डर्स आए हुए हैं मीटिंग पे, 1000 शेयर होल्डर्स का 3/4, नो हनी, दैट्स नॉट दैट 3/4। तो 1000 शेयर होल्डर्स का 3/4 नहीं, कौन सा 3/4? इन वैल्यू, जिसके पास 3/4 वैल्यू, जिन शेयर होल्डर्स के पास 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स हो, 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन वैल्यू हो। ठीक है, नाउ 2 शेयर होल्डर्स का, आपका 3/4 शेयर होल्डर्स का कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? 3/4 शेयर होल्डर्स का कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। नाउ स्पेशल रेजोल्यूशन
जनरल मीटिंग में पास कर दो 3/4 शेयर होल्डर्स इन वैल्यू का कॉन्सेंट लेके। नेक्स्ट इज स्टेप 3, कंपनी शैल फाइल ई फॉर्म MGT 14 विद ROC फॉर फाइलिंग SR। नाउ आपने SR पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, वो आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। और आप कैसे बताओगे? आप ई फॉर्म भर के बता दोगे रजिस्ट्रार को, और ई फॉर्म का नाम क्या है? MGT 14। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि कंपनी शैल फाइल MSC 1 विद द ROC along with, now MSC 1 आपको भरना पड़ेगा for the application. What is MSC 1? MSC 1 is the application, right? MSC 1 is actually the application by which you are applying to the registrar for the status of a dormant company. उसके साथ साथ आपको कौन सा कॉपीज भेजना पड़ेगा कि कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का एक कॉपी भेजना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एक कॉपी भेजना पड़ेगा, डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको भेजना पड़ेगा, राइट? MSC 1 के साथ कितने चीज आएंगे? 3 चीज आएगा। एक है स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कॉपी, और डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, राइट? एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार आपसे मांग रहा हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, राइट? कितने फॉर्म नंबर्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सिर्फ MGT 14 और MSC 1, राइट? MSC 1 ने आपने अप्लाई किया तो MSC 2 में रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया। विच सर्टिफिकेट? द सर्टिफिकेट ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी। ना ROC ऐसे दे देगा आपको? नहीं यार, ROC को अगर सेटिस्फाई हुआ कि आपने जितना भी ROC ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा वो सब लीगल है, वो आप लीगल प्रोसीजर फॉलो करके ऑब्टेन किए हो, सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा हो, राइट? ओनली देन ROC विल ग्रांट यू MSC 2। ओके, ROC विल ग्रांट यू MSC 2। नाउ नेक्स्ट इज डॉर्मेंट बाय ROC। नाउ क्या हुआ कि पहले आपने अप्लाई किया, इस बार ROC को गुस्सा आ गया, आपने अप्लाई नहीं किया और आप इलीगल काम कर रहे हो, मतलब आपका कंपनी अट्रैक्ट हो रहा है सेक्शन 455 से। कैसे अट्रैक्ट हो रहा है सर? अट्रैक्ट ऐसे हो रहा है कि आपने 2 साल से पिछले 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से अपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरा है ना एनुअल रिटर्न भरा है। तो ROC को आ गया आता माजी सटकली। नाउ ही विल गिव यू एन नोटिस, ही विल इश्यू यू एन नोटिस और बोलेगा कि कंपनी यू हैव टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ ए डॉर्मेंट कंपनी, ये मेरा ऑर्डर है। Okay, now let's check the provisions out nicely. Company which has not filed financial statements or annual return for 2 consecutive financial years, right? The registrar may issue a notice to such a company. तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? वो नोटिस इशू करेगा किसको? टू सच अ कंपनी, मतलब कौन सा कंपनी? 2 years, राइट? 2 consecutive years से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भर रहा है, एनुअल रिटर्न नहीं भर रहा है, उसको नोटिस भेजेगा एंड ऐड इन द रजिस्टर मेंटेन फॉर डॉर्मेंट कंपनीज। और जो कंपनी का नाम है ना वो ऐड कर देगा। कहां पे ऐड करेगा? उस रजिस्टर पे ऐड करेगा जहां पे डॉर्मेंट कंपनीज का नाम लिखा हुआ हो, राइट? वहां पे इस कंपनी का नाम भी ऐड कर देगा और वो कंपनी क्या बन जाएगा? डॉर्मेंट कंपनी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट प्रोविजन देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर सीकिंग स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी। ओके, नाउ यू शुड नो कि ये डॉर्मेंट कंपनी जो है ना ये कितने साल तक डॉर्मेंट रह सकता है? ओनली फॉर 5 मैक्सिमम ईयर्स फॉर डॉर्मेंट रह सकता है, राइट? नाउ 5 साल के बाद you have to become an active company again, right? So for that what you have to do, you have to apply for the status of an active company, right? और फिर से आप डॉर्मेंट कंपनी हो अभी, नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर एन एक्टिव कंपनी, क्योंकि 5 साल से ज्यादा तो आप नहीं रह सकते एज अ डॉर्मेंट कंपनी, राइट? नाउ तो अप्लाई करने के टाइम में क्या करना पड़ेगा कि आप अप्लाई करोगे MSC 4 पे, तो सर्टिफिकेट आपको दे देगा MSC 5 पे। नाउ अप्लाई करने के टाइम में ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, शैल बी अकम्पनीड बाय, कौन सा डॉक्यूमेंट है? रिटर्न इन फॉर्म MSC 3। तो आपका जो एनुअल रिटर्न है वो MSC 3 में आपको सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद द एप्लीकेशन, राइट? अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म MSC 4। अंडरस्टूड? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्ट डन बाय अ डॉर्मेंट कंपनी बाय विच इट्स स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी गेट्स अफेक्टेड। अगर ऐसा कोई चीज कर दे वो डॉर्मेंट कंपनी जिससे वो जो डॉर्मेंट कंपनी है उसका जो स्टेटस है उसको अफेक्ट कर रहा हो, मतलब यार थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता दे, तो आपने ऐसा मतलब कांड करके रखा है ना, आप एक डॉर्मेंट कंपनी हो तो आपने ऐसा कांड करके रखा है जो आप डॉर्मेंट कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहा हो, राइट? तो डॉर्मेंट कंपनीज में क्या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, राइट? नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं हो सकता है और आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो आपने कांड तो कर दिया ना, आपने पीछे कांड तो कर दिया ना। तो
अगर आपने कोई ऐसा कांड कर दिया जिसके वजह से आप डोमेट कंपनीज नहीं बन के रह सकते हो, देन व्हाट यू हैव टू डू। यार जल्दी जल्दी बता दो, डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? 7 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन कांड किया उसके 7 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम सच इवेंट फाइल एन एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी। फटाफट 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बोलो कि मेरे से मिस्टेक हो चुका है और आपको मुझे एक्टिव कंपनी फिर से बना देना है, राइट। नेक्स्ट, अभी जो है ना एडवांटेजेस फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ ए डोमेट कंपनी, भाई ये जो प्रोविजंस है ना, मतलब खतरनाक प्रोविजंस है, मैं बता रहा हूं। ये मतलब इतना खतरनाक इजी प्रोविजंस है ना, और इसमें से ना मैं क्या बताऊं यार, एसबीईसी में आता है, कंपनी लॉ में आता है, हर किसी सब्जेक्ट में आ जाता है इससे। ये वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत लोग इग्नोर कर जाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो है लेकिन दिमाग में रिटेन नहीं करते, सोचते कि पहला वाला प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई पहला वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो छह पॉइंट है ना, 6 पॉइंट ना 6 प्रकार के क्वेश्चंस में आ सकता है आपका। Understood? So always remember these points. You have to study this. Let's go into it. Dormant companies shall hold only 2 board meeting in a year. एक ईयर में ना सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग होल्ड कर सकता है। मतलब अच्छा ही है ना, ये एडवांटेज है। बस 2 बोर्ड मीटिंग, और याद रखियो 2 बोर्ड मीटिंग ना, अगर एक बोर्ड मीटिंग आप आज ने कंडक्ट किया तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा? 90 डेज के बाद। नेक्स्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यार खुशखबरी कैश फ्लो स्टेटमेंट दरकार नहीं है इफ यू आर अ डोमेट कंपनी। नाउ प्रोविजंस फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट एप्लीकेबल। वाह भाई वाह, आप एक ऑडिटर रख दो, बस खत्म, केस खत्म। एक ऑडिटर रख दो, उसका रोटेशन फोटेशन उसका जरूरत नहीं है। डोमेट कंपनी के लिए बस एक ऑडिटर काफी है। कितना खर्चा कम गया देख। नाउ एक ही ऑडिटर। नाउ एंजॉय लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट। नाउ कितना कॉस्ट कम गया ना, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गया ना, राइट। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट कैसे कम हुआ? अरे यार इतना चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ रहा है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं कर रहा है, यार ऑब्वियसली आपका कॉस्ट कम हो रहा है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है ही नहीं, आप बस बिजली का बिल भरो और बस हो गया। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू प्रोमोटर्स हु वांट्स टू होल्ड एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एन एसेट। ये तो मैंने डेफिनेशन में बता दिया था, अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एज एन एसेट आपको होल्ड करना है तो it's a good for you, right? Dormant company is a good option for you. You should opt for a dormant company if you want an intellectual property or an as an asset, right? Now companies can enjoy the status of a dormant company कितने साल तक बताया था ना, 5 consecutive year तक, 5 years तक। ऐसा नहीं है कि 2 साल आप मेंटेन किए, मिडिल में 2 साल नहीं किए, नेक्स्ट में 2 साल किए, ऐसा नहीं, 5 साल लगातार कॉन्जिक्यूटिव आपको ये एडवांटेज मिल रहा है। 5 साल तक आप डोमेट कंपनी एज अ डोमेट कंपनी रह सकते हो। नेक्स्ट अभी यार ये जो एडवांटेजेस सुन के अच्छा लगा ना कि यार कितना मजा है यार डोमेट कंपनीज का एडवांटेजेस। तो अभी अपना ना औकात देख लेते हैं कि यार ये जो हम ऑब्टेन करने सोच रहे हैं ना, वो अपने औकात में है कि नहीं। थोड़ा औकात देख लेते हैं यार, कम ऑन। एलिजिबल कंपनीज हु कैन अप्लाई, ये है अपना औकात। चलो माप लेते हैं। नो इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड। नाउ आपकी कंपनी में कभी भी कोई भी इंस्पेक्शन ना हुआ हो, इंक्वायरी ना हुआ हो, इन्वेस्टिगेशन ना हुआ हो, राइट। नो प्रोसिक्यूशन, आपके कंपनी में कोई प्रोसिक्यूशन ना हो रहा हो, राइट। नेक्स्ट, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट। आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, किस चीज के लिए? पेमेंट के लिए। पेमेंट एंड ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ए पब्लिक डिपॉजिट। आपने डिफॉल्ट नहीं किया, किस चीज में? पब्लिक डिपॉजिट में, राइट। नेक्स्ट इज नो आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन ना हो, सिक्योर्ड हो और अनसिक्योर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता आपको। नहीं, आपका कंपनी का कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन नहीं होना चाहिए। लोन अगर आपने लिया है तो पेमेंट करो, उसके बाद डोमेट कंपनी के लिए अप्लाई करो, राइट। नो डिस्प्यूट इन दी मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी। यार मैनेजमेंट और ओनरशिप में ना कोई डिस्प्यूट ना चल रहा हो। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर ही डिस्प्यूट चल रहा हो और आपने अप्लाई कर दिया एज अ डोमेट कंपनी। ऐसा होता है क्या भाई? ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं हो पाता। नेक्स्ट देख लेते हैं। Not having any outstanding statutory taxes, dues, duties। कोई भी outstanding statutory taxes ना हो, आपका dues ना हो, duties ना हो, etc. No default in payment of workman dues। workman dues मतलब अपने जो कर्मचारी है ना, अपने जो वर्कर्स है ना, उसका जो पेमेंट है ना, वो
टाइम से कर दिया, उसका कोई आउटस्टैंडिंग ना हो, उसने आपने डिफॉल्ट ना करके रखा हो, राइट, वर्कमैन ड्यूज। नाउ नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन और आउटसाइड इंडिया, आपका कंपनी लिस्टेड ना हो, इंडिया में भी बाहर में भी। नाउ डायरेक्टर्स देख लेते यार, कितना डायरेक्टर्स चाहिए होता है, पब्लिक कंपनी हो तो 3 डायरेक्टर, प्राइवेट हो तो 2, ओपीसी हो तो 1, बस खत्म यार डोरमेट कंपनी। कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं है ना। एग्जाम में क्या करते हैं ना कि ये जो डोरमेट कंपनी है एकदम आखिरी में पढ़ते हैं सब लोग, एकदम लास्ट में, क्योंकि यार थोड़ा देखना पड़ता है ना प्रोविजंस, हल्का हल्का प्रोविजंस देख लेते हैं। और पता है एग्जाम में डोरमेट कंपनी से आ जाता है और बंदा सोचता है कि यार थोड़ा ध्यान से पढ़ लेता मैं तो डोरमेट कंपनीज हो जाता, एग्जाम में सक जाता मैं, और ये जो 5 मार्क 10 मार्क आ रहा है ये भी मैं ले लेता। तो ये जो डोरमेट कंपनीज है ना, ये टोटल प्रोविजन है इसका, इसके बाहर से नहीं आने वाला। अगर फिर भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो दिमाग में जो मैंने कवर ना किया हो, तो यू कैन आस्क मी इन दी comment section. I will always reply you as soon as possible. And if you like our efforts, kindly subscribe to my channel for the latest videos and informative lectures on CS Executive. Thank you. Happy learning.